हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कच्चातीवू द्वीप की। अब ये द्वीप चर्चा में क्यों है, आइए सबसे पहले यही जान लेते हैं। दरअसल हमारी न्यूज का कहना है तमिलनाडु असेंबली पासेस रेजोल्यूशन सीकिंग रिट्राइवल ऑफ कच्चातीवू आइलैंड, यानी कि तमिलनाडु की विधानसभा में एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है और इस प्रस्ताव के अंदर केंद्र सरकार से यह आग्रह किया है कि राज्य के मछुआरों के पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकारों की रक्षा के लिए आप स्थायी समाधान पे कार्य कीजिए। और स्थायी समाधान यही हो सकता है कि श्रीलंका को सौंपा गया कच्चातीवू द्वीप अब भारत में वापस से शामिल किया जाए। तो केंद्र सरकार से इतना ही कहा जा रहा है कि जिस तरह से आपने ये द्वीप सौंप दिया था श्रीलंका को, अब इसे वापस लेकर के आइए, क्योंकि हमारे मछुआरों के अधिकार इससे जुड़े हुए हैं। इस दौरान जब इस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो हम लोग ये भी देखते हैं कि दो खास बातें सामने आई। पहली बात ये कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह द्वीप अपनी मर्जी से सौंप दिया था। वहीं दूसरी स्थिति ये भी सामने आई है कि इस प्रस्ताव के ऊपर पहले ही तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री M करुणानिधि अपनी सहमति दे चुके थे, तो वो भी शामिल थे इस मामले में। तो इन बातों पर भी हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो क्या चर्चा के विषय रहने वाले हैं हमारे आज के, तो चर्चा में क्यों है आप लोग को बता दिया मैंने कि किस प्रकार यह विषय फिलहाल आ रहा है न्यूज में। कच्चातीवू द्वीप के बारे में जानेंगे, इसकी उत्पत्ति और इसकी स्थिति को भी हम लोग जानेंगे समझेंगे, इसके इतिहास को भी देखेंगे, विवाद एवं समझौते को लेकर के क्या क्या मामला है अच्छे से जानेंगे समझेंगे, वेस्ट बैंक को भी समझेंगे, समझौते के बाद की स्थिति क्या रही दोनों देशों के बीच, सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंच गया ये मामला, और वर्तमान में जो हम लोग मछुआरों को लेकर के अनेक बातें प्रस्तुत करते हैं। साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि भारत कहता है या हमारे तमिलनाडु के लोग कहते हैं, तमिलनाडु सरकार कहते हैं कि वापस से इसको भारत में मिलाया जाए, तो उस पर श्रीलंका की क्या प्रतिक्रिया है इसको भी जानेंगे समझेंगे। तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहने वाला है, लेकिन एक न्यूज़ या एक खास बात देखने के आगे फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। दरअसल स्टडी IQ ने आप लोगों के लिए ग्रैंड मीटअप ऑर्गेनाइज किया है जिसे नाम दिया है प्रतिज्ञा। ये ग्रैंड मीटअप होने वाला है 4 अप्रैल को दोपहर 1 बजे AN कॉलेज पटना में। ये एक गुरु शिष्य मिलन कार्यक्रम हो रहा है जहां आप लोगों को स्टडी IQ की खास फैकल्टी से मिलने के लिए खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आप लोग इसे स्कैन करके रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं 9667176917 पे। आइए अपने डिस्कशन को अब हम लोग शुरू कर देते हैं। तो देखिए, भारत और श्रीलंका दो देशों के बीच में स्थित एक छोटा सा आइलैंड है जो बहुत ज्यादा विवादों में रहता है। अब ये है तो वैसे बहुत ज्यादा छोटा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो महत्व है वो दोनों देशों को इसके लिए झगड़ा करने के लिए मजबूर करता आ रहा है। और भारत और श्रीलंका दोनों के बीच हम देख रहे हैं कि 1921 से ये विवाद का विषय बना हुआ था, जिसे समझौते के बाद कोशिश की गई थी कि निपटा दिया जाए, लेकिन अभी तक ये निपटा नहीं है। तो सबसे पहले इससे जुड़ी हुई कुछ खास बातों को हम लोग समझ लेते हैं। कच्चातीवू श्रीलंका की समुद्री सीमा रेखा के भीतर 285 एकड़ का एक भूखंड है। यह तमिलनाडु में रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में भारतीय तटरेखा से 33 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि श्रीलंका के डेल्फ्ट द्वीप के दक्षिण पश्चिम में यह स्थित है। तो हमें पता चल रहा है कि हाँ कौन कौन से स्थितियां हैं दोनों देशों की इस द्वीप के मामले में। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर इस मैप पर भी देख सकते हैं, भारत का रामेश्वरम हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, वहीं श्रीलंका का डेल्फ्ट आइलैंड हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, और इन दोनों से ही कुछ कुछ दूर पर बीच में हमें देखने को कच्चातीवू द्वीप मिल जा रहा है। हालांकि ये द्वीप ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि 285 एकड़ का तो है ही है। इसके अलावा हमें पता चलता है कि इस द्वीप की कुल लंबाई 1.6 किलोमीटर ही है, और वहीं जो इसका सबसे चौड़ा बिंदु है वो सिर्फ 300 मीटर का ही है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा भूखंड नहीं है, यहाँ पर हमें ये चीज़ें भी पता चल रही है। इस द्वीप की उत्पत्ति 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से हुई थी, और ये द्वीप एक बंजर द्वीप है। बस यहाँ हमें कुछ वनस्पति वगैरह देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर बस एक चर्च देखने को मिलता है जो 120 साल पुराना चर्च है, और उसका नाम है सेंट एंथनी चर्च, जहाँ पर एक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। और श्रीलंका और भारत दोनों ही जगह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो लोग आते हैं और आकर के अपने उत्सव को अच्छे से मनाते हैं। तो ये कुछ खास बातें कच्चातीवू द्वीप की हमें यहाँ पर पता चल रही है। अब इसी के साथ हम लोग के लिए ये भी जानना जरूरी है कि इस द्वीप का इतिहास क्या रहा। देखिए, ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं ये वही चर्च है जिसके बारे में जस्ट मैंने आप लोग को अभी बताया है। अब जरूरी है कि थोड़ा सा इतिहास भी समझ लिया जाए कि अंग्रेजी औपनिवेशिक काल में यह द्वीप किस प्रकार से अस्तित्व में था, क्या इसकी स्थिति बनी हुई थी। तो देखिए, यह द्वीप ब्रिटिश शासनकाल के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा माना जाता था, और
यह रामनाथपुरम में 1795 से 1803 तक जमींदारी रखने वाले रामनद राजा के राज्य के अधीन हुआ करता था। ये इसकी उस समय की स्थिति थी। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये दोनों देशों के बीच में विवाद का विषय बन जाएगा, और ये एक ऐसा विवाद था जो हमें कुछ अन्य विवादों के साथ साथ स्वतंत्रता के बाद विरासत में मिला था। तो भारत और श्रीलंका 1921 से कच्चातीवी द्वीप पर अपना दावा कर रहे हैं, जब एक सर्वेक्षण में इस द्वीप को श्रीलंका की सीमा में रखा गया था। तो देखिए, दोनों ही देश क्लेम करते हैं कि मेरा है मेरा है। 1921 से हम लोग देखेंगे चीजें चली आ रही हैं, और एक सर्वेक्षण हुआ था जिसमें श्रीलंका की सीमा में इस द्वीप को दिखा दिया गया था। इसके बाद भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने इस पूरे मामले पर आपत्ति जताते हुए यह कहा था कि आप इसे श्रीलंका की सीमा में कैसे ही दिखा सकते हैं। यह द्वीप शुरुआत से ही भारत के अधीन रहा है, और हमें पता चलता है कि भारत के अधीन ये रामनद साम्राज्य के स्वामित्व का हिस्सा बना हुआ था, फिर भी आप इसको श्रीलंका की भूमि में दिखा दे रहे हैं। अब इसके बाद से ये विवादों में लगातार बना रहा। स्वतंत्रता के बाद भी कहानी इसकी लंबे समय तक चलती रही, और हम लोग देखते हैं कि इसे सुलझाने का कार्य इंदिरा गांधी के काल में होता है। अब वर्ष 1974 की बात है, जब दोनों देश की सरकार एक समझौते के लिए तैयार हो जाती है। इस समझौते के तहत हम लोग देखते हैं कि डिसाइड किया जाता है कि यह द्वीप श्रीलंका को दे दिया जाएगा। अब इसके लिए हस्ताक्षर किए जाते हैं 26 जून को कोलंबो में, और वहीं 28 जून को दिल्ली के अंदर या नई दिल्ली के अंदर। तो दो अलग अलग जगहों पर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, और इस समझौते के तहत यह द्वीप तो श्रीलंका को दे दिया जाता है, लेकिन भारतीय मछुआरों के लिए भी कुछ अधिकार आरक्षित किए जाते हैं, जिसमें शामिल है कि भारतीय मछुआरे इस द्वीप का इस्तेमाल कर सकते हैं आराम करने के लिए, जाल सुखाने के लिए, और वार्षिक सेंट एंथोनी उत्सव में शामिल होने के लिए। लेकिन हाँ, यहां पर इन्होंने ये भी मेंशन किया कि जो जो अधिकार भारतीय मछुआरों को दिए गए हैं ये पूरी तरह से वीजा मुक्त अधिकार हैं, यानी कि भारतीय मछुआरों को इस द्वीप का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी प्रकार से वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। वो आके आराम कर सकते हैं, जाल सुखा सकते हैं, और जो चर्च है यहाँ पर उस चर्च के उत्सव में भी शामिल हो सकते हैं। ये बात इस समझौते के तहत शामिल कर दी गई थी। हालांकि इस समझौते के अंदर एक जो बड़ी कमी मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि भारतीय मछुआरों के मछली पकड़ने के अधिकारों को इसमें किसी भी प्रकार से मेंशन नहीं किया गया। ना तो इसमें क्लियरली ये कहा गया है कि इसमें आकर के भारतीय मछुआरे मछलियां नहीं पकड़ेंगे, ना ही ये कहा गया है कि पकड़ेंगे। तो कुछ भी चीज़ जो थी वो क्लियर नहीं की गई थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मामला सिर्फ यहीं तक सीमित रह गया कि ठीक है, आराम करने की बात है, जाल सुखाने की बात है, और उत्सव में शामिल होने की बात है। इसके अलावा कोई भी बात यहाँ पर शामिल नहीं है। अब जब ये सभी चीज़ें होती हैं तो इन सभी चीज़ों के लिए हम देखते हैं कि सारा का सारा मामला चलता तो इंदिरा गांधी के साथ में है, और इंदिरा गांधी यहाँ पर सभी चीज़ें करती हैं श्रीलंका की तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिनका नाम है श्री मावो। तो श्री मावो के साथ में सारी बातचीत वगैरह होती है, सब कुछ कंप्लीट किया जाता है, और हम देखते हैं कि समझौते के माध्यम से यह द्वीप सौंप दिया जाता है श्रीलंका को। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि यह निर्णय अकेले ही सिर्फ इंदिरा गांधी का निर्णय था भारत के मामले में, चीजें कंप्लीट कर दी गई थी। लेकिन कुछ सोर्स ये भी बताते हैं कि हमारे तत्कालीन एम करुणानिधि, जो तमिलनाडु के उस समय के मुख्यमंत्री थे, उनकी 1 महीने पहले ही विदेश मंत्री केवल सिंह के साथ में बैठक हो चुकी थी, और बैठक में उनको सभी चीजें बता दी गई थी, और उन्होंने अपनी सहमति भी जताई थी। हालांकि उन्होंने ये बात रखी थी कि क्या इस समझौते को 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। बाद में खुद एम करुणानिधि ने इसके ऊपर सहमति दर्ज कर दी थी। लेकिन इसके अलावा हमें रिकॉर्ड ये भी बताते हैं कि इस समझौते के हो जाने के बाद एम करुणानिधि स्वयं अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव लाना चाहते थे इस समझौते के विरुद्ध, लेकिन बाकी सदन में शामिल और लोगों ने उस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, सहमति नहीं दिखाई, जिसके बाद वो प्रस्ताव आगे नहीं लाया गया। तो प्रयास तो थे, लेकिन चीजें आगे नहीं हो पाई। ये भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, और इस प्रकार से ये सारा का सारा मामला पहुंच जाता है श्रीलंका के हिस्से में। अब श्रीलंका के पास जब ये पूरे का पूरा समझौते के तहत कच्चातीवू द्वीप पहुंच जाता है, वहीं हम लोग ये भी देखते हैं कि आने वाले समय में चीजें बदल जाती है, क्योंकि भारत में आपातकाल लग जाता है, और आपातकाल की अवधि काफी लंबी रहती है। और आपातकाल के दौरान ये भी देखने को आता है कि तमिलनाडु की एम करुणानिधि सरकार जो थी उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन कच्चातीवू द्वीप को सौंपा जाना एक विवाद का विषय यहाँ पर भी बना रहा। अब इस दौरान भारत सरकार श्रीलंका के साथ में, यानी कि भारत के विदेश सचिव और श्रीलंका के विदेश सचिव आपस में पत्रों के माध्यम से बातचीत करते हैं, और इस दौरान यह डिसाइड किया जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में हम लोग पूरी तरह से समुद्री सीमा का निर्धारण कर दें। तो कच्चातीवी मुद्दे पर कार्यकारी आदेश जारी किए जाते हैं, साथ साथ दोनों देशों के बीच में सीमाओं का निर्धारण करना भी इसी के तहत किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से 1974
1974 में भारत सरकार के द्वारा एक समझौते के माध्यम से कच्चा तीवू द्वीप सौंप दिया गया था श्रीलंका को। वहीं 1976 में एक और समझौता होता है और इस समझौते के तहत कन्याकुमारी के पास स्थित वेस्ट बैंक वाले क्षेत्र पर यह सहमति बनती है कि ये क्षेत्र भारत के संप्रभु अधिकारों में रहेगा। यानी कि जिस तरह से हमने कहा था कि कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका के पास रहेगा, ठीक उसी प्रकार से श्रीलंका ने यहाँ पर सहमति जता दी कि देखिए जी, कन्याकुमारी के पास में जो वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र भारत के संप्रभु अधिकारों में रहेगा और भारत इससे जुड़े हुए सभी निर्णय ले सकता है। हालांकि केवल और केवल इतनी ही बात यहाँ पर नहीं हुई, इसके अलावा इस समझौते में हम लोग देखते हैं कि यह भी कहा गया कि वेस्ट बैंक भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में स्थित है। इसी वजह से भारत के पास इस क्षेत्र और इसके संसाधनों के संप्रभु अधिकार होंगे, जैसे कि आपको बताया। तो अब प्रॉपरली पूरी तरह से भारत के पास आ गया। अब भारत को यहाँ पर यह निर्णय लेना था कि श्रीलंका के मछली पकड़ने वाले जहाजों के मामले में क्या निर्धारित किया जाए। तो इस समझौते में यह मेंशन किया गया कि श्रीलंका के मछली पकड़ने वाले जहाज और इन जहाजों पर सवार व्यक्ति वेस्ट बैंक वाले क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए नहीं आएंगे। देखिए, जिस प्रकार से कच्चा तीवू द्वीप मछुआरों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार से वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र मछली पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा खास रहा है और साथ साथ इसका रणनीतिक महत्व भी कच्चा तीवू की तुलना में ज्यादा है। तो भारत ने यहाँ पर सीधे तौर पर तो मना कर दिया था कि भाई मछली पकड़ने के लिए श्रीलंका के जहाजों को और जहाज पर सवार लोगों को हम अनुमति नहीं देंगे। लेकिन जब श्रीलंका ने भारत से अनुरोध किया कि देखिए थोड़ी सी तो रियायत दीजिए, तो भारत ने सद्भावना के आधार पर यहाँ पर यह निर्णय लिया कि श्रीलंका की लाइसेंस प्राप्त नाव यहां पर आ सकती है और आकर के यहां मछली पकड़ने का कार्य कर सकती है। लेकिन यहां पर यह भी मेंशन किया गया कि जिन लाइसेंस प्राप्त नावों को यहां आने की अनुमति होगी, वो अनुमति हम सिर्फ और सिर्फ अभी 3 वर्षों के लिए देंगे, यानी कि 3 वर्ष तक ही यह कार्य किया जा सकता है। इसके साथ साथ यह भी डिसाइड किया गया कि 6 से ज्यादा नाव यहां पर मछली पकड़ने के लिए नहीं आएंगे। तो सिर्फ 6 नावों को यहां पर अनुमति दी गई और जिन नावों को यहां पर अनुमति दी गई लाइसेंस के तहत दी गई, साथ साथ यह भी कह दिया गया कि 1 साल में 2000 टन से ज्यादा मछली पकड़ने का कार्य वे नाव नहीं करेंगी, ये भी उन्हें देखना होगा। तो भारत ने सद्भावना के तौर पर अनुमति तो दी, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ 3 वर्ष की सीमा लागू कर दी गई, केवल 6 नाव तक की अनुमति दी गई और साथ साथ लाइसेंस का मामला रहा और 2000 टन की सीमा भी लागू कर दी गई। इन पूरी बातों के साथ भारत ने एक और शर्त यहां पर मेंशन की और भारत की शर्त यह थी कि देखिए जो ये वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र है, ये खनिज संसाधनों से भरा पूरा क्षेत्र भी है, इसी वजह से भारत को यहां पर सभी अधिकार भी प्राप्त है। तो हम यहां देखते हैं कि आने वाले समय में जब कभी भी भारत यहां पर संसाधनों के लिए अन्वेषण का कार्य करेगा, तो उसी समय से श्रीलंका की नावों को यहां पर आना जाना बंद करना पड़ेगा और उन्हें यहां पर मछली पकड़ने का कोई भी अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो यह शर्त भी भारत ने यहां पर क्लियरली मेंशन कर दी, पेट्रोलियम और अन्य खनिज संसाधनों के अन्वेषण की शुरुआत हो जाने के बाद से इसको लागू किया जाना था। तो भारत की जो अनुमति थी वो कई सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ अनुमति थी, लेकिन फिर भी सहमति बनी। तो 1974 में हम देखते कच्चा तीवू के लिए सहमति बनी, 1976 में वेस्ट बैंक के लिए पूरी की पूरी सहमति बनी और यहां पर भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा का पूरी तरह से निर्धारण कर दिया गया और बता दिया गया कौन सा वाला क्षेत्र किसके पास में। लेकिन इसके बाद भी सभी चीजें नहीं बदली, ठीक है। तो देखिए कच्चा तीवू जो है वो यहां पर मौजूद है। वहीं हम लोग देखते हैं कि हमारे भारत के दक्षिणी हिस्से में हमें ये वेस्ट बैंक का अच्छा खासा क्षेत्र देखने को मिल जा रहा है। क्लियर है बात। अब स्थिति जो है वो धीरे धीरे आने वाले समय में और ज्यादा बिगड़ेगी और चीजें बदलते हुए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं वेस्ट बैंक के बारे में, क्योंकि अब ये भारत को मिल गया है तो इसके पास क्या क्या खास चीजें हैं। तो कन्याकुमारी के दक्षिण में स्थित है। मत्स्य सर्वेक्षण द्वारा इसकी पहचान 4000 वर्ग मील के क्षेत्र के रूप में की गई है। ये दुनिया के सबसे समृद्ध मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है। वहीं कन्याकुमारी के पास यह क्षेत्र 4 दशकों से भी अधिक समय से तमिलनाडु और केरल के मछुआरों के लिए महत्वपूर्ण भी रहा है। कच्चा तीवू द्वीप की तुलना में समुद्र में बहुत अधिक रणनीतिक हिस्से में ये स्थित है, तो चीजें इसकी ज्यादा खास मानी जा रही थी। इसी वजह से भारत ने इसके ऊपर उस समय दांव खेल लिया था। अब चीजें हम लोग बदलते हुए देखेंगे बाद में। अभी तक की चीजें ठीक ठाक तो चली रही थी और भारत के मछुआरों को भी कोई खास परेशानी नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी जो तमिलनाडु की सरकार थी उसका बार बार ये कहना था कि जो ये समझौता हुआ है और कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका के पास गया, ये गलत फैसला था। अब हम देखते हैं कि
1990 के दौरान यहां पर सरकार बदलती है और 1990 का दशक भी यहां पर खास हो जाएगा। अब यहां पर सरकार बदलेगी और मुख्यमंत्री का पद संभालेंगी जयललिता। जयललिता अपने पहले ही कार्यकाल के दौरान कच्चातीवू द्वीप का मुद्दा उठाएंगी और कच्चातीवू द्वीप का मुद्दा उठा करके यहां पर चीजों को प्रस्तुत करना शुरू कर देंगी। इस दौरान हम लोग ये देखते हैं कि 3 अक्टूबर 1991 को जयललिता अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव भी लेकर के आई थी, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि केंद्र सरकार कच्चातीवू द्वीप को भारत में वापस शामिल करने के लिए प्रयास करे, कदम उठाए। अब जब ये सारी चीजें शुरू हुई थी और चल रही थी तो हम देखते हैं कि 1990 के दशक में वेस्ट बैंक के पूर्व में पाक जलडमरू मध्य में भारतीय पक्ष पर कुशल बॉटम ट्रायल मछली पकड़ने वाले ट्रायलरों का प्रसार देखा गया। यानी कि भारत के जो मछली पकड़ने वाली नावें थी उनमें हम लोगों ने देखा थी काफी वृद्धि हुई और चीजें काफी तेजी से आगे बढ़ने लगी। अब दरअसल इस दौरान एक खास बात यह भी रही कि हमारे जो मछुआरे थे वो मछुआरे श्रीलंका के जल क्षेत्र में भी आना जाना कर रहे थे और उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी। इसके पीछे का 2 रीजन था, क्योंकि श्रीलंका इस समय पूरी तरह से गृह युद्ध में उलझा हुआ था और श्रीलंका की जो सेना थी वो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म के साथ में जूझ रही थी और वहीं हम देखते हैं कि समुद्र में श्रीलंका की नौसेना की भी कोई खास उपस्थिति नहीं थी। तो तमिलनाडु के मामले में हम देखते हैं कि जो तमिलनाडु के मछुआरों का ये मछली पकड़ने का मामला चल रहा था श्रीलंका के जल क्षेत्र में जाकर, उस पर श्रीलंका की सरकार कोई खास ध्यान नहीं दे पा रही थी अपने गृह युद्ध की वजह से। हालांकि जिस समय जयललिता ने मांग रखी थी कि वापस से शामिल कर लिया जाए भारत में कच्चातीवू को, तो इस दौरान श्रीलंका भी इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दे पाए, क्योंकि ये लगातार इस दौरान अपने गृह युद्ध में उलझा हुआ था। अब हमारी नाव का आना जाना चल रहा था तो हम लोग को भी कोई खास परेशानी नहीं हो रही थी, तो चीजों को हम लोग भी नॉर्मली ले रहे थे। लेकिन 2009 के बाद से स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई, क्योंकि 2009 में श्रीलंका का गृह युद्ध शांत हो गया और श्रीलंका के गृह युद्ध के शांत होने के बाद हम लोग देखते हैं कि श्रीलंका ने अब समुद्री क्षेत्र पर खास ध्यान देना शुरू कर दिया। श्रीलंका की नौसेना काफी ज्यादा एक्टिव हो गई और श्रीलंका की नौसेना ने अब भारतीय मछुआरों के खिलाफ कार्यवाही करना शुरू कर दिया और हमारे मछुआरों को गिरफ्तार किया जाने लगा और साथ साथ हमारी जो मछली पकड़ने की नावें थी उन नावों को नष्ट करने का कार्य यहां पर होने लगा। इस दौरान श्रीलंका की नौसेना ने यह बताया कि भारतीय मछुआरों के द्वारा समुद्री सीमा का उल्लंघन किया जा रहा है और श्रीलंका के जल क्षेत्र में आकर के ये मछली पकड़ रहे हैं जो पूरी तरह से अवैध है। और इस दौरान हम देखते हैं कि भारतीय मछुआरों के खिलाफ कार्रवाई का दौर तेजी से शुरू हो गया। ये सब कुछ काफी ज्यादा आगे बढ़ने लगा, जिस पर जयललिता ने काफी ज्यादा आपत्ति भी व्यक्त की थी और ये मामला सिर्फ और सिर्फ आपत्तियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि आने वाले समय में हम लोग ये भी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच जाता है। 2009 में स्थिति गंभीर हो गई थी गृह युद्ध खत्म होने के बाद। वहीं हम लोग देखते हैं कि इसी से पहले 2008 में जयललिता सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुकी थी और याचिका दायर करके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा था कि 1974 में कच्चातीवू द्वीप के लिए लिया गया निर्णय पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कच्चातीवू द्वीप भारत का हिस्सा है और संविधान में संशोधन किए बिना ही इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया, जो भारतीय मछुआरों के पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकारों से और उनकी आजीविका से जुड़ा हुआ था। यह निर्णय बहुत ज्यादा गलत था। अब इस दौरान चीजें प्रस्तुत तो की गई, लेकिन तेजी से इस पर सुनवाई नहीं हुई। 2011 में जयललिता ने विधानसभा में एक और प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि 3 अक्टूबर 1991 को यह पहले ही प्रस्ताव लेकर के आई थी, वहीं बाद में ये दोबारा एक प्रस्ताव लेकर के आई। इन्होंने प्रस्ताव पेश किया अपनी विधानसभा के अंदर और प्रस्ताव को पेश करके इन्होंने फिर दोबारा केंद्र सरकार के सामने वही बात रखी कि भाई कच्चातीवू द्वीप को वापस लाने के लिए कार्य किया जाए। अब इसी के साथ चीजें आगे बढ़ी। 2012 में श्रीलंकाई जल क्षेत्र में भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी की तेजी से ज्यादा घटनाएं सामने आने लगी, मामला बढ़ने लगा और वहीं जयललिता ने कहा कि भाई मेरी याचिका पर जल्दी से आप सुनवाई कीजिए, चीजों को आगे बढ़ाइए। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला था कि भाई आप जवाब दो, आपका क्या कहना है, क्योंकि ये सारे मामले जो हैं वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से अगस्त 2014 में तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जवाब दिया और मुकुल रोहतगी ने जवाब देते हुए ये बताया कि अगर कच्चातीवू द्वीप को अब भारत में शामिल करना है तो देखिए इसके लिए युद्ध ही किया जा सकता है, कोई दूसरा विकल्प हमारे पास में नहीं है, क्योंकि समझौता हमारी सरकार ने ही किया था और हमारी सरकार ने ही समझौते के माध्यम से कच्चातीवू द्वीप के सभी
अधिकार श्रीलंका को सौंप दिए थे। तो अब ये भारतीय अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर है, तो अगर युद्ध की स्थिति को तैयार किया जाए तो ही चीजें कंप्लीट हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं। और ये द्वीप अब श्रीलंका के पास है, तो श्रीलंका की मर्जी है कि वो इसे भारत को सौंपना चाहेगा या नहीं सौंपना चाहेगा। तो इसी के साथ चीजें आगे बढ़ी और अभी भी हम लोग देखते हैं कि वो विवाद वहीं का वहीं है, क्योंकि श्रीलंका की नौसेना लगातार भारतीय मछुआरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जो फिलहाल चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि जब से स्टालिन ने मुख्यमंत्री पद संभाला है तब से वो भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं कई तर्कों के आधार पर, कई फैक्ट्स को लेकर के। अब जैसे वर्तमान में हम लोग ये समझें कि कच्चातीवू द्वीप को भारत में शामिल करने की आवश्यकता ही क्यों है, क्या जरूरत है इसकी, तो हमें कुछ आंकड़े पता लगते हैं जो बताते हैं कि हाँ, वास्तव में भारत में इसे शामिल किया जाना चाहिए। तो अभी हमारे जो विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर साहब हैं, उन्होंने 27 मार्च को राज्यसभा के अंदर कुछ आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि श्रीलंकाई नौसेना के द्वारा एक दिन में लगभग 2 मछुआरों की गिरफ्तारी की जा रही है। पूरे 2024 में 530 मछुआरों को पकड़ा गया है श्रीलंकाई नौसेना के द्वारा। वहीं 2021 से 27 मार्च 2025 तक 1383 मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है, साथ साथ 229 नौकाएं भी पकड़ी हैं। हालांकि जो ये 1383 मछुआरे इनके द्वारा पकड़े गए थे, इन मछुआरों में से 1287 मछुआरों को हाल ही में अभी रिहा कर दिया गया है, लेकिन अभी भी श्रीलंका की गिरफ्त में भारत के 96 मछुआरे हैं, साथ साथ 229 नौकाएं भी इन्होंने पकड़ी हुई हैं। तो ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो रखा है तमिलनाडु के मामले में। उसके निवासियों को, मछुआरों को अपनी जीविका के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, अपने जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, और बार बार श्रीलंका की नौसेना के अधिकारी आकर के उठा के ले जाते हैं मछुआरों को जल क्षेत्र से, और ये कहते हैं कि आपने उल्लंघन किया है जल सीमा का। और ये मुद्दा जो है, यही जो कारण है, वही बार बार एम.के. स्टालिन उठाते हैं, और एम.के. स्टालिन का यही कहना है कि भाई इस विवाद के लिए एक स्थायी समाधान होना चाहिए, जो स्थायी समाधान सिर्फ इसी रूप में हो सकता है कि कच्चातीवू द्वीप को वापस से भारत में शामिल कर लिया जाए और इस पूरे के पूरे विवाद को ही समाप्त कर दिया जाए। हालांकि दोनों देशों की सरकारों के बीच में इसको लेकर के कोई खास डिस्कशन होता नहीं है, लेकिन जब मुद्दा बार बार उठता है तो इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं श्रीलंका की तरफ से भी जवाब दिया जाता है। तो श्रीलंका के मंत्रियों का यह कहना है कि देखो, अगर आपके मछुआरों की गिरफ्तारी हो रही है तो उसके पीछे का रीजन है उनका नियमों का उल्लंघन करना। वो बार बार आते हैं, हमारे जल क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से मजबूरन हमें गिरफ्तारी करनी पड़ती है। और रही बात इसे वापस लेने की, तो देखिए सरकारी पक्षों के माध्यम से सरकार के द्वारा ही समझौते के तहत चीजों को कंप्लीट किया गया था, तो बार बार इस मुद्दे की इस प्रकार से चर्चा करना कहीं भी ठीक नहीं है। तो भारत की तरफ से जो क्लेम होते हैं, यानी कि हमारी जो तमिलनाडु सरकार के क्लेम होते हैं, उनको लेकर के श्रीलंका कोई भी सीरियसनेस नहीं दिखाता, और उसे पता है कि चीजें समझौतों के तहत हुई हैं, तो प्रॉपरली चीजें कंप्लीट की गई थी 1974 में कच्चातीवू द्वीप के लिए। तो अभी नहीं पता कि आने वाले समय में क्या होगा। हालांकि कच्चातीवू द्वीप का मामला बार बार चर्चाओं में रहता ही है, इस पर डिस्कशन होता ही रहता है, और हम लोग देखते हैं कि हमें ये पढ़ना भी पड़ता है। तो जरूरी था कि एक कंप्लीट डिस्कशन इसके ऊपर हो। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने सभी चीजों को समझ लिया है, उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट तो यहां पर आके क्लियर हो गए होंगे। लेकिन इसी के साथ साथ हमें यहां पर एक प्रश्न भी देखने को मिल रहा है। जब इतना कुछ जाना समझा है तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पर कच्चातीवू द्वीप के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है, ये अरब सागर में स्थित एक निर्जन द्वीप है। यह संविधान संशोधन के द्वारा श्रीलंका को दे दिया गया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों ही, ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे सभी कमेंट में बताएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो यहाँ पर है वो ये है कि क्या कच्चातीवू द्वीप को भारत में शामिल करना चाहिए या फिर 1974 में लिया गया निर्णय ठीक था? क्या कहना है आप लोग का, ये बात भी आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बता के जाइएगा। इसके साथ ही स्टडी IQ IAS हिंदी हमारा मेन प्लेटफॉर्म है, जहां हम लोग मुलाकात करते हैं, चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बाकी हम मिल सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे और एक्स पे, और आप इस QR को स्कैन करके पहुंच सकते हैं सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहां हम लोग फाइल्स वगैरह को शेयर किया करते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जो महत्वपूर्ण बातें हम लोग को करनी थी वो कर ली गई है। सेशन इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए जरूरी है कि आप लोग इसको बाकी साथियों तक शेयर जरूर करें। जिन्होंने लाइक नहीं किया है, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी की बातें करेंगे हम लोग हमारे आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।